एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 317 यानी 317 एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पे जो अपना फेंगयुआन था वो यहाँ पे स्टार कैंसिलेशन और जायंट सन के साथ में था, जो कि फाइट कर रहा था स्पेक्टर सोल के साथ। और लास्ट में फेंगयुआन ने इसी फाइट के बीच में ही अपना यहाँ पे ट्रेजर इंपीरियल लोटस भी रिफाइन कर लिया था, जो कि रैंक 9 का था। अब उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी इमॉर्टल एसेंस को लेकर। और लास्ट में फेंगयुआन ने एक लाइन कही थी कि तुम लोग मतलब यहाँ पे ना भी होते ना, तब भी मैं मतलब स्पेक्टर सोल से ना अकेले फाइट कर लेता, मुझे कोई डर नहीं है स्पेक्टर सोल का। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। आगे देखते हैं। फेंगयुआन दोबारा से अब यहाँ पे इरिटेट कर रहा था। फेंगयुआन यहाँ पे और भी इमोरल सोल बीस्ट को रिलीज करने लग गया। स्पेक्टर सोल डीमन वेनेबल इंस्टेंटली उनके ऊपर जंप करके उन्हें डायरेक्टली निगलने लग गया। स्टार कैंसिलेशन की आईलाइट यहाँ पे ट्विच कर रही थी और जायंट सन का फेस यहाँ पे डार्क हो गया था, क्योंकि फेंगयुआन का सेंट्रल कंटेंट और नॉर्थन प्लान्स वाला थ्रेट क्लियर था। वो इनडायरेक्टली बोल रहा था कि अगर तुम दोनों मुझे फोर्स करोगे तो मैं स्पेक्टर सोल को तुम्हारे रीजन में ले जाऊंगा। दोनों वेनेबल इंस्टेंटली समझ गए फेंगयुआन इंटेंशनली सबोटाइज कर रहा है, यहाँ पे टारगेट कर रहा है और इस केओस का यूज करके अपने कंपनसेशन लेना चाहता है, जो उसने इमॉर्टल को दिया, चाहे जायंट सन को चाहे अपनी स्टार को। लेकिन हॉनेस्टली अगर फेंगयुआन की पोजीशन मतलब अगर वो फेंगयुआन की पोजीशन में होता, चाहे जायंट सन अगर फेंगयुआन की जगह होता है, स्टार होती, तो देखो वो भी यही करते, क्योंकि करंट सिचुएशन फेंगयुआन के लिए सबसे डेंजरस थी। उसके पास इमॉर्टल एसेंस सबसे कम था और अगर रियल फाइट यहाँ पे कंटिन्यू होती तो सबसे पहले वही कोलैप्स करता। इवन अगर स्पेक्टर सोल मर भी जाता, बैटल लूट और गेंस दोनों वेनेबल ले जाते। और अगर फेंगयुआन का इमॉर्टल एसेंस यहाँ पे खत्म हो जाती तो दोनों उस पर इंस्टेंटली यहाँ पे अटैक भी कर देते। इसलिए करंट बैटल में फेंगयुआन के लिए प्योर डिसएडवांटेज ही थी, लेकिन जैसे तैसे वो यहाँ पे अपना मतलब फायदा निकालने की कोशिश कर रहा था। दूसरी साइड यहाँ पे स्टार सीक्रेटली जायंट सन को ट्रांसमिट करने लग गई, बातें करने लग गई। स्टार यहाँ पे कहती है फेंगयुआन अभी वीकेस्ट स्टेट में सबसे कमजोर है, अभी फेंगयुआन जायंट सन स्पेक्टर सोल से भी ज्यादा बिगर थ्रेट है। अब बताओ मुझे क्या करना है। क्या क्यों ना हम मतलब ये कहना चाह रही थी कि देखो फेंगयुआन अभी वीकेस्ट स्टेट में है और जायंट सन देख लो, तुम भी जानते हो वीक स्टेट में है। और ऊपर से यहाँ पे देखो अभी स्पेक्टर सोल को अगर हम साइड में रख दे तो यहाँ पे फेंगयुआन उससे भी बड़ा थ्रेट है, तो क्या करें। लेकिन जायंट सन ने उसकी बात को बीच में ही कट कर दिया। जायंट सन कहता है कि तुम पहले अटैक करो, मैं सपोर्ट दूंगा। स्टार यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कोल्ड सी हो गई। उसने क्लियरली समझ गया कि भाई जायंट सन खुद रिस्क नहीं लेगा, वो बस यहाँ पे ऊपर ऊपर से सपोर्ट देगा। वो बस चाहता था कि स्टार और फेंगयुआन पहले एक दूसरे को वीक कर दे। तुरंत ये था कि दोनों वेनेबल फेंगयुआन को मारना चाहते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे। और सबसे डेंजरस चीज़, दोनों को जेन्युइनली लगता था कि फेंगयुआन सच में सेंट्रल कॉन्टिनेंट और नॉर्थन प्लेन्स पर मास केयर कर देगा, नहीं सबको मार देगा। नॉर्मल को इमॉर्टल मॉर्टल्स को अटैक नहीं करते हैं, ये अनस्पोकन रूल था। मतलब मतलब लिखा नहीं गया कहीं पे भी, ना बोला गया, बस ये है कि होता ही है कि तुम इतने पावरफुल हो तो तुम नॉर्मल मॉर्टल्स को ही क्यों मारोगे। गू मास्टर होता है वो भी मॉर्टल्स पे अटैक नहीं करता, ज़्यादातर कम ही करते हैं। लेकिन ऐसा भाई वेनरेबल है कि वो इतना पावरफुल है, उसके बराबर में तो गू मास्टर कोई मॉर्टल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मॉर्टल्स को मार दे। ये बहुत अनस्पोकन रूल है कि क्यों ही मारेगा वो। लेकिन भाई फेंगयुआन फेंगयुआन भाई उसके लिए कोई बॉटल मैन एग्जिस्ट नहीं करती थी। दोनों वेनेबल इस बात पर फुली एग्री थे। जायंट सर अपने डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करता था, वो नॉर्थन प्लेन्स लेक्टर अलाउ नहीं कर सकता था। और स्टार कैंसिलेशन हेवनली कोड की लीडर थी, वो सेंट्रल कंटेंट डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकते थे। इसलिए दोनों बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुश करने लग गए, थोड़ा बहुत डर रहे थे इस बात को लेके कहीं दोनों के रीजन में मतलब मास केयर ना हो जाए। फाइनली यहाँ पे स्टार कैंसिलेशन ने मतलब एक लंबी सांस ली। उसको समझ आ गया कि ना फेंगयुआन मरेगा ना स्पेक्टर सोल, और बैटलफील्ड कंटिन्यू करने का कोई पॉइंट नहीं बचा है। जायंट सन भी सेम कंक्लूजन पर पहुंच गया। फिर उसने सीक्रेटली जायंट सन को टॉन्ट मारा। मतलब अभी अपनी जायंट सन इमोर्टल वेनेबल कहता है तुम्हें और वेट करना चाहिए था, फेंगयुआन और इमॉर्टल एसेंस वेस्ट करता है हेवन फॉर्म पर। इसलिए स्टार कैंसिलेशन कोल्डली जवाब देती है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो हेवन फॉर्म बचाएगा। कौन सोच सकता था कि वो इतनी डिसिवली रैंक 9 किलर मूव को सेक्रीफाइस कर देगा। उसको रियलिटी पता नहीं थी कि तुरंत में ये था कि फेंगयुआन कंप्लीटली लिमिट पर पहुंच चुका था। हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस रिफाइनमेंट ने उसको फोर्स कर दिया था हेवन फॉर्म छोड़ने के लिए, और जिसमें उसने छोड़ भी दिया। जायंट सन स्लोली यहाँ पे कहता है तुम अभी भी फेंगयुआन को समझ नहीं पाई हो स्टार। और वो बाहर से रेकलेस लगता है लेकिन अंदर से इंसेनली अलर्ट है। और स्प्रिंग ऑटम सिगाडा की वजह से वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। स्टार कंसोलेशन और बात नहीं करना चाहती थी, वो डायरेक्टली चिल्लाते हुए कहती है बस आज के लिए इतना इनफ है। ये बोलकर वो इंस्टेंटली यहाँ से चली गई। जायंट सन भी स्माइल करके इमीडिएटली वापस चला गया। फेंगयुआन इंटेंशनली थोड़ा सा स्लो रिट्रीट हुआ और एक्सपेक्टेडली स्पेक्टर सोल भी फिर उसके पीछे पीछे चेस करने लग गया। फेंगयुआन ने दोनों वेनेबल को लाउडली ट्रांसमिट किया। फेंगयुआन कहता है तुम दोनों इतनी जल्दी भाग गए और सिंसेरिटी की बात करते हो,
स्पेक्ट्रा सोल इंसेन है, क्या तुम उसको दुनिया में सेलेक्टर करने दोगे? तुम दोनों विशियस हो, फिर भी खुद को इमॉर्टल वेनेबल बोलते हो। दोनों वेनेबल को इंस्टेंटली फैंक्यूआन का अर्लियर मिस्टेक याद आ गया। वो एक्चुअली स्पेक्ट्रा सोल को हील कर रहे थे। और स्टार कंस्टलेशन कंप्लीट यहाँ पे साइलेंट हो गई ये बात सुनने के बाद। अब आगे देखते हैं। जायंट एनिमेटर वेनेबल स्माइल करके कहता है, फेंग युआन, क्रेज डिमन गेम में हमने तुम्हें अंडरस्टिमेट किया था, तभी तुम सक्सेसफुल हुए हो, लेकिन अब फ्यूचर में हम ऐसे एक्सक्यूज मत देना। मतलब अब वो एक तरीके से ना वो होता है ना कि अब अलर्ट रहेगा। अब वैसे तो अलर्ट अब रहेगा ही, जब से फेंग युआन वेनेबल बना है तब से चाहे स्टार हो चाहे जायंट सन हो, दोनों अलर्ट थे। आगे जायंट सन का कहने का ये मतलब तो देखो, सिंपल वर्ड्स वेनेबल की बैटल अफेक्ट नहीं करते हैं। वीक एक्सक्यूजेस सिर्फ वीक लोग देते हैं। यानी फेंग युआन को ये कहना चाह रहा था कि तुम जो एक्सक्यूजेस देते हो, बहाने मारते हो, इतना कुछ बोलते हो ना, ये थोड़ा सा कम कर दो। फेंग युआन अपने दांतों को दबाते हुए कहता है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद वो साइलेंट हो गया गुड गुड बोलते हुए। दूसरी साइड स्पेक्टर सोल डिमन वेनेबल का हेटेड फेंग युआन के लिए अभी भी इंसेन लेवल पर था। वो तो भी फेंग युआन के लिए ही पागल था। दोनों वेनेबल चले गए थे, फिर भी फेंग युआन को नॉन स्टॉप चेस करता रहा। कुछ टाइम तक फेंग युआन उसको घुमाता रहा, फिर उसने बैटलफील्ड किलर मूव यूज किया और खुद को हाइड कर लिया। स्पेक्टर सोल डिमन वेनेबल टारगेट खो बैठा था। वो वही एरिया में रोर करता रहा और बहुत देर तक मतलब नहीं गया था। स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल हेवनली कोर्ट लौट कर सेटिस्फाइड हो गई। और यहाँ पे स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल कहती है, अच्छा है, जब तक फेंग युआन ट्रैप्ड है मैं हेवनली कोर्ट के विजडम पाथ दामक रिफाइन कर सकती हूँ। दूसरी साइड यहाँ पे जायंट सन लॉन्गेविटी हेवन लौटते हुए सोच रहा था कि उसके हिसाब से इन 3 वेनरेबल क्लास में सबसे ज्यादा लॉस फेंग युआन का हुआ है। उसने रैंक 9 किलर मूव हेवन फॉर्म लूज कर दिया फेंग युआन ने। मल्टीपल इमॉर्टल वो भी उसको देने पड़ गए, चाहे स्टार या मेरे को देने पड़ गए। और बहुत इमॉर्टल एसेंस तो उसका पहले से कम था ही, ऊपर से वेस्ट भी हो गया। और स्पेक्टर सोल को भी इनडायरेक्टली हील कर दिया उसने। वो मतलब ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। जायंट सन को लग रहा था कि फेंग युआन का स्टेट अब बहुत ज्यादा वीक हो गया, मतलब पहले से तो बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है। फिर उसने लक इंस्पेक्शन मेथड यूज करा कि जरा लक चेक करा जाए फेंग युआन की। सबसे पहले उसने स्टार कंस्टेलेशन की लक देखी, वो यहाँ पे स्लाइटली स्ट्रॉन्गर हो गई थी। फिर उसने फेंग युआन की लक देखी, अभी भी वही क्रैक्ड फर्नन जैसी लक थी। फिर उसके बाद उसने अपनी लक को इंस्पेक्ट करा और उसका एक्सप्रेशन स्लाइटली सीरियस हो गया उसकी, क्योंकि जो उसकी लक थी स्ट्रॉन्गर होने के बाद भी एक्सटर्नल थ्रेट और ज्यादा बढ़ गया था, यानी उसको कहीं ना कहीं से ना दिक्कत आ रही थी। जायंट सन यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। जायंट सन यहाँ पे कहता है कि ये थ्रेट का मतलब, ये थ्रेट का सोर्स क्या है, मतलब ये थ्रेट्स आ कहाँ से रहे? मेरे पे थ्रेट है, मुझे इतना पता है मेरे को दिक्कत है, लेकिन कहाँ से दिक्कत आ रही है? उसने पॉसिबिलिटी सोची कि क्या ये थ्रेट मतलब फेंग युआन है। वो कहता है नहीं यार, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कोई रिवाइव्ड वेनरेबल है? वो कहता है हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन सबसे लाइकली आंसर उसके लिए था कि फेंग युआन तो कमजोर है, यानी दूसरा वेनरेबल और कौन होगा? स्टार कंस्टेलेशन है। और रिवाइव्ड होने वाला कोई चांस तो अभी दिख नहीं रहा कि कोई रिवाइव होगा। यानी अभी ज्यादा मेन थ्रेट किस पे जा रहा है? हेवनली कोड के ऊपर। क्योंकि स्टार कंस्टेलेशन ने इस बार सबसे ज्यादा गेंस लिए थे और हेवनली कोड के और भी वेनेबल फ्यूचर में रिवाइव हो सकते थे। फाइनली जायंट सन ने यहाँ पे कंक्लूड किया। अब इतना सब देखने के बाद भाई जायंट सन को तो यही लगा था कि हेवनली कोड की बिगेस्ट एनिमी है। फेंग युआन डेंजरस जरूर था, लेकिन फाउंडेशन अभी भी मतलब उसकी बहुत ज्यादा कम हो गई थी फेंग युआन की, तो अभी हेवनली कोड है जो कुछ है। और वेनेबल बैटल में एक बार पीछे रहना मतलब परमानेंटली पीछे रह जाना होता है। यानी अगर एक बार तुम कोई चांस लूज कर बैठे तो भाई फिर तो चांस ही चांस लूज हो जाते हैं तुम्हारे। इसलिए एक मोमेंट के लिए जायंट सन ने सोचा कि हेवनली कोड अटैक कर दूं क्या, लेकिन उसने इमीडिएटली इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हेवन फॉर्म डिस्ट्रॉय हो चुका था। हेवनली कोड इन्वेड करना इजी नहीं था, और अगर वो स्टार कंस्टेलेशन से फाइट करता तो फेंग युआन रिकवर कर लेता। इसलिए जायंट सन फिर नॉर्थ प्लान चला गया दामाक रिफाइन करने के लिए। दूसरी साइड फेंग युआन अभी भी ट्रैप्ड एक्टिंग कर रहा था कि जैसे वो ट्रैप्ड है। वो बैटलफील्ड के रिमूव के अंदर था। स्पेक्टर सोल अभी भी बाहर से वेट कर रहा था, लेकिन फेंग युआन बिल्कुल पैनिक नहीं था। फेंग युआन इंटरनली सोचता है कि थोड़ा सा और वीक एक्ट करता है, यानी और ज्यादा कमजोर एक्ट करता हूँ, ताकि दोनों वेनेबल का गार्ड और नीचे हो जाए। और फिर उसने दोबारा से यहाँ पे मतलब अप्रिशिएट किया। ऑब्सक्योर्ड हेविली सीक्रेट होनेस्टली मास्टर लेवल का यूजफुल था यहाँ पे, क्योंकि भाई सच में फेंग युआन की ऑरा लग पता नहीं क्या है, सब कुछ एकदम दबा के रख दिया उसने। ऐसा दिखा रहा है कि फेंग युआन बहुत वीक है। अब उसके अराउंड हेवन पाथ दामा के एक ह्यूज फिशिंग नेट एकदम चढ़ सा चुका था। ये इतना डेंस था कि दोनों वेनेबल भी तुरंत को नहीं देख पा रहे थे। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर। यहाँ पे रैंक 9 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस यहाँ पे अब फाइनली मतलब फूल गया, एकदम होता है ना कि खिल जाना, वैसा खिल गया। और उसने डायरेक्टली करीबन यहाँ पे 99 येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस बीट्स प्रोड्यूस कर दिए एक बार खिलने पर। फेंग युआन की आइज यहाँ पे फ्लैश हो गई, अब फाइनली उसके पास इनफ इमॉर्टल एसेंस था। नेक्स्ट मोमेंट उसने हेवन पाथ के मूव एक्टिवेट करा और क्रेज डिमन केव से मिला हुआ ट्रुथफुल फ्लोटिंग आइस अनसील करना स्टार्ट कर दिया।
अब ऐसे ही आगे देखते हैं। सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर ट्रुथफुल फ्लोटिंग आइस धीरे धीरे यहाँ पे मेल्ट हो रही थी। क्रेज डिमन केव से फेंगयुआन को मल्टीपल ट्रुथफुल फ्लोटिंग आइस मिले थे और उनमें से एक काफी बड़ा सा पीस था। जैसे येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस यहाँ पे मतलब स्पेंड हो रहा था ना, वैसे वैसे फेंगयुआन के हेवन पाथ दामाक क्रेजी स्पीड से बढ़ने लग गए थे। पहले उसके पास करीबन 2,40,000 हेवन पाथ के दामाक्स थे, सिर्फ 6 घंटे में और 60,000 बढ़ गए। मतलब हर घंटे उसके पास 10,000 से ज़्यादा दावमाक मिल रहे थे। लेकिन फेंगयुआ ने नोटिस किया कि सिर्फ यहाँ पे हेवन पाथ ही नहीं, दूसरे पाथ में भी यहाँ पे ना दावमाक इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे रूल पाथ में, विजडम पाथ में, ट्रांसमिशन पाथ में, स्ट्रेंथ पाथ में, अर्थ पाथ में और वुड पाथ में। फेंगयुआन इंस्टेंटली यहाँ पे समझ गया कि ये सब डिफरेंट वेनरेबल्स के इन्वेस्टमेंट थे जो कि क्रेज डिमन केव की 8वीं लेयर में छोड़े गए थे। जैसे लिमिटलेस डिमन वेनरेबल का कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, वो था स्टार कंस्टेलेशन का था, रेकलेस सेवेज का था, पैराडाइज अर्थ का था, जेनेसिस लोटस का था। और भी पास स्लोली स्लोली यहाँ पे ग्रो हो रहे थे। लेकिन सबसे इंसेन ग्रोथ हेवन पाथ में हुई थी, क्योंकि फेंगजुआन की हेवन पाथ फाउंडेशन ओरिजिनली बहुत वीक थी। उसने मोस्टली सब इनहेरिटेंस और प्रोसीजर्स से लिया था। कुछ दिन बाद उसके हेवन पाथ दामाक डायरेक्टली 12 लाख क्रॉस कर गए और हेवन पाथ अटेनमेंट नॉर्मल से सीधा मास्टर लेवल पे पहुंच गया। फेंगजुआन यहाँ पे फाइनली रुक गया, क्योंकि उसने ऑलरेडी करीबन 100 से ज़्यादा येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस बीट स्पेंड कर दिए थे। अगर रैंक 9 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस बार बार इमॉर्टल एसेंस जनरेट नहीं करता तो वो बैंकरप्ट हो जाता। फेंगयुआन कामली यहाँ पे एनालाइज करने लगा। अब हेवन पाथ मास्टर बनने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली अपग्रेड हो चुकी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसने फाइनली सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी का बिगेस्ट प्रॉब्लम समझ लिया था। प्रॉब्लम क्या थी? नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग दावमार्क। अलग अलग दावमार्क इजिली फ्यूज हो जाते थे, इजिली रैंडम डिजास्टर और स्ट्रेंज फिनोमिना हो रहे थे। अब फेंगयुआन के पास सोल्यूशन था। वो दावमार्क कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता था, यानी जहां चाहे वहां पे दावमार्क कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। उसने इमीडिएटली विजडम पाथ मेथड यूज करके न्यू हेवन पाथ के लिए मूव डिड्यूस करना स्टार्ट करा। कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ गया, लेकिन फेंगयुआन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि उसका नया मूव बेसिकली पैराडाइज अर्थ के हेवनली समरी अर्थली नॉर्म जैसा ही था। ये मूव ना सविनर इमॉर्टल प्राइमेसी को 5 रीजन और 2 हेवेंस जैसा बना देता। मतलब दामाक नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट करते और स्ट्रेंज फिनोमिना यहाँ पे डिसअपेयर हो जाते। लेकिन प्रॉब्लम ह्यूज थी। लेकिन इसमें एक ना प्रॉब्लम थी। अगर मान लो फेंगयुआ ने ये चीज़ अपना ली, वो परमानेंटली ऐसा कर देता, तो उसका जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग दावमार्क वाला बिगेस्ट एडवांटेज था वो खत्म हो जाता और फिर मल्टीपल पाथ इजीली कल्टीवेट नहीं कर पाता। ये लॉस एक्सेप्ट करना भाई इम्पॉसिबल था, क्यों ही करेगा? फेंगयुआ सोचने लग गया। वो कहता क्या दावमार्क कॉन्फ्लिक्ट को ऑन ऑफ नहीं किया जा सकता, कि मतलब मैं जब मर्जी स्विच ऑन कर दूं और जब मर्जी ऑफ कर दूं, मतलब लड़ाई के वक्त या किसी काम के वक्त ऊपर नीचे कर दूं, यस या नो टाइप का हो जाए सिस्टम, कुछ ऐसा सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन उसको कोई क्लियर एक तरीके से डायरेक्शन नहीं मिली। फिर सडनली उसके माइंड में एक और आइडिया आया। सवेनर इमॉर्टल फेटिश गो एक्चुअली ह्यूमन पाथ रैंक 9 गो है। शायद सोल्यूशन हेवन पाथ में नहीं, ह्यूमन पाथ में होगा। उसको इंस्टेंटली शेनशांग याद आया, क्योंकि करंट वर्ल्ड में ह्यूमन पाथ का टॉप एक्सपर्ट वही था और फेंगयुआन का क्लोन अभी भी डिवाइन एम्पर सिटी के अंदर हिडन था। फेंगयुआन यहाँ पे इंटरनली सोचता है, अगर मुझे शेनशांग का ह्यूमन पाथ रिसर्च चाहिए तो मुझे इतनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी क्या? दूसरी साइड अब देखते हैं हेवनली कोर्ट में। स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल को न्यूज़ मिली कि फेंगयुआन टू हेवंस छोड़कर ईस्टर्न सी लौट गया है। अब वो नेचुरल रिफाइनमेंट पाथ दामाक रिफाइन कर रहा है। स्टार कंस्टेलेशन इमीडिएटली अलर्ट हो गई, क्योंकि फेंगयुआन रिफाइनमेंट पाथ वेनेबल था। दामाक रिफाइन करना उसका बिगेस्ट स्पेशलिटी थी। अगर उसकी रिफाइनिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हुई तो स्टार कंस्टेलेशन बिना हेजिटेट करे जायंट सन के साथ मिलकर उसको अट्रैक्ट कर देती, मतलब अटैक कर देगी। अगर फेंगयुआन के दावमार्क रिफाइनिंग में दोनों वेरिएबल को क्रॉस कर देता, मतलब रिफाइनिंग स्पीड या किसी दावमार्क के मामले में क्रॉस कर देता, तो भाई स्टार कंस्टेलेशन और जायंट सन दोनों के लिए मैसिव प्रॉब्लम बन जाता। अब 3 वेरिएबल का गेम कंप्लीटली न्यू स्टेज पे एंटर हो चुका था। अब जिस वेरिएबल के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल दावमार्क होंगे उसको फ्यूचर बैटल में बिगेस्ट एडवांटेज मिलेगा। स्टार कंस्टेलेशन इंटरनली सोचती और कहती है, दावमार्क रिफाइन करते वक्त मैं अपना कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी मॉडिफाई कर सकती हूँ। फ्यूचर फाइट में ये एक ह्यूज एडवांटेज देगा। उसकी आइज यहाँ पे इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर रखे 3 इमॉर्टल के ऊपर टिक गई। स्टार आइस, स्टार थॉट और परसिमेनेंस। परसिमेनेंस, हाँ, ये 3 गू उसने फेंगयुआन से ही लिए थे। उसने ऑलरेडी 100 बार इसे इंस्पेक्ट कर लिया था कि मतलब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको फुली ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था कि यार फेंगयुआन ने दे दिए हैं, कुछ तो दिक्कत होगी। क्योंकि भाई फेंगयुआन खुद भी रिफाइनमेंट पाथ का वेनेबल था और रिफाइनमेंट पाथ में उसका लेवल स्टार कंस्टेलेशन से भाई कुछ ज़्यादा ही ऊपर था। स्टार कंस्टेलेशन यहाँ पे सोचती है, हो सकता है फेंगयुआन ने सीक्रेटली कुछ मतलब चीज़ें इस पर छोड़ दी हों।
लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी लो है। फिर भी मुझे गू यूज़ मतलब करने ही पड़ेंगे, देखते हैं क्या होगा। रीज़न सिंपल था, उसका मेन कॉम्बैक सिस्टम विज़डम पाथ और स्टार पार्ट था, इसके ऊपर ही बेस्ड था। लेकिन फेंग युआन ने उसके स्टारडस्ट मेथड का डायरेक्ट काउंटर बना लिया था। अगर फ्यूचर में एडवांटेज चाहिए तो उसको कॉम्बैक सिस्टम को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, ताकि वो फेंग युआन के ऊपर अच्छे से अटैक कर पाए और फेंग युआन उस अटैक को काउंटर ना कर सके। और उसके लिए ये 3 इमॉर्टल गू एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थे। और दूसरी साइड देखते हैं अब यहाँ पे, यानी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है लॉन्गेविटी हेवन में। जायंट्स एनिमेटर वेनेबल है, ईस्टर्न सी की तरफ देखना बंद कर दिया। अब उसका पूरा फोकस फेंगयुआन के दावमार्क रिफाइनिंग स्पीड पर था, कि मतलब फेंगयुआन की क्या स्पीड है रिफाइन करने की। फिर उसने अपना इमोर्टल एसेंस चेक किया, उसके पास 500 से ज़्यादा येलो एप्रिकॉट इमोर्टल एसेंस के बीट्स बचे थे। नेचुरल दावमार्क रिफाइन करना बहुत ही एक्सपेंसिव था, और लॉन्गेविटी हेवन खुद इमोर्टल एसेंस प्रोड्यूस नहीं करता था। इसलिए जायंट्स सिर्फ अपने रैंक 9 इमोर्टल प्राइमेसी पर डिपेंडेंट था। प्रोडक्शन स्पीड बेसिकली स्टार कंस्टेलेशन के इक्वल थी, क्योंकि जायंट्स ने स्टार कंस्टेलेशन और फेंगयुआन तीनों ने अभी फर्स्ट chaotic डिजास्टर फेस नहीं किया था। लेकिन जायंट्स को एक चीज़ और ज़्यादा टेंशन दे रही थी, फेंगयुआन का सविनर इमोर्टल प्राइमेसी, उसकी फाउंडेशन एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्युटली कुछ ज़्यादा ही, मतलब कुछ हम समझते ही हैं भाई कितनी ज़्यादा है। ऊपर से उसके पास कितना खतरनाक लेवल का एडवांटेज है। ये तो स्पेक्टर सोल अगर तुम्हें अपनी मुँह ज़बानी बता दे तो तुम बैंड में हक दो। इतना खतरनाक उसका एडवांटेज है। मतलब सेम अमाउंट ऑफ टाइम में फेंगयुआन ने उन दोनों से ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस जनरेट कर सकता था। और एक और डेंजरस पॉइंट है, फेंगयुआन के पास बहुत सारे ब्लड पाथ इमॉर्टल गू भी थे। ये सोचकर जायंट सन का फेस यहाँ पे खराब सा सड़ सा गया, क्योंकि उसका सेकेंडरी पाथ ब्लड पाथ ही था। उसको नेचुरली बहुत ब्लड पाथ इमॉर्टल को चाहिए थे, लेकिन फेंगयुआन ने ऑलरेडी उनमें से बहुत सारे खुद ही रिफाइन कर लिए थे। चाहे वो सिर्फ रैंक 6 ही हो, इमॉर्टल को यूनिक तो होते ही हैं। इसे जायंट सन के मल्टीपल फ्यूचर प्लान यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे खराबी हो गए थे फेंगयुआन की वजह से। और अर्लियर में भी फेंगयुआन ने उन ब्लड पाथ इमॉर्टल को बार्गेनिंग चिप की तरह यूज़ किया था। स्टार कंस्टेलेशन को तो 3 इमॉर्टल गू मिल गए थे, लेकिन जायंट सन को तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला था। और ये बात उसको अभी तक इरिटेट कर रही थी। फाइनली जायंट सन यहाँ पे डिसाइड करता और कहता है, अगर फेंगयुआन की रिफाइनिंग स्पीड बहुत फास्ट हुई तो मैं इमीडिएटली स्टार कंस्टेलेशन के साथ अभी के अभी हाथ मिलाऊंगा, एक अलायंस बनाऊंगा, और सीधा हम दोनों मिलकर फेंगयुआन के ऊपर कूद पड़ेंगे, उसे एकदम भाई सप्रेस कर देंगे। इसका हिडन गोल भी क्लियर था, फेंगयुआन का इमॉर्टल एसेंस खत्म करना है और उसे ब्लड पाथ इमॉर्टल को मतलब जैसे तैसे निकलवाना है। जैसे स्टार ने निकलवाना है ऐसे मुझे भी निकलवाना है। लेकिन एक चीज़ जायंट सन को पता नहीं थी, फेंगयुआन के पास रैंक रैन का हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस ऑलरेडी आ चुका था, और वो भाई वही फ्यूचर में सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाला था। और अब आगे देखते हैं, सीन यहाँ पे अब दिखाया जाता है कहीं और का। अब बताया जाता है कि भाई ये जो दोनों हेवन्स थे ना, व्हाइट हेवन और ब्लैक हेवन, ये आपस में फ्यूज़ हो गए थे, और फ्यूज़ होने के बाद यहाँ का जो कभी सी था, कभी ब्राइट होता, कभी डार्क हो जाता। और यहाँ पे अब सन और मून एक साथ स्काई में दिखने लग गए थे। पूरे वर्ल्ड में क्योस स्प्रेड हो चुका था, और इस सब के बीच फेंगयुआन क्वाइटली क्लाउड पर बैठा हुआ दामाक रिफाइन कर रहा था। कुछ टाइम बाद उसने आंखें खोली। अब तक उसने ईस्टर्न सी के ह्यूज एरिया के रिफाइनमेंट पाथ दामाक रिफाइन कर लिए थे। उसकी रेंज सॉन्ग क्लैन की टेरिटरी और प्योटिक इमोशन सी एरिया प्लस असेंडिंग हेवन प्लान तक स्प्रेड हो चुकी थी, और इस एंटायर एरिया का रिफाइनमेंट पाथ दामाक फेंगयुआन के ही कंट्रोल में आ चुके थे। अब बिना आइस क्लोज किए भी वो रिफाइनमेंट पाथ से रिलेटेड हर चीज़ सेंस कर सकता था, जैसे सी के नीचे हिडन गू मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, फिश और श्रिम्स के दामाक हैं, एक्वेटिक प्लांट्स की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, कौन सा क्या कहाँ मिलेगा, रिफाइनमेंट रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज़ पता चल जा रहा था उसे। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। फेंगयुआन इंटरनली एक्साइटेड हो गया, उसके माइंड में मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स आ गए। उसने दामाक रिफाइनिंग टेम्परली स्टॉप कर दी। फिर एक इन्वेस्टिगेट किलर मूव एक्टिवेट करा, उसकी साइड डायरेक्टली 1000 ली ऑफ डीप सी के अंदर चली गई, यानी अब वो नीचे देखने लग गया पानी के नीचे। वहां उसे एक मैसिव फिश दिखी, बहुत बड़ी फिश थी। ये थी इमोरल शनकिन फिश। ये फिश ह्यूज बिल्डिंग जितनी बड़ी थी, और इसकी बॉडी में रूल पाथ के दामाक थे, रिफाइनमेंट पाथ के दामाक भी थे, दोनों ही थे। शंकिन फिश का स्पेशल ट्रेड था कि वो कुछ सालों में एक बार ऊपर आती है, सरफेस पे आती है फ्रेश एयर लेने के लिए। उस वक्त उसके स्केल बॉडी से गिरते हैं, ये स्केल लेटर शोर पर पहुंच जाते हैं, यानी किनारों पर पहुंच जाते हैं, बीच बीच पर, और गू मास्टर उन्हें ट्रेजर की तरह कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ब्यूटी को रिफाइन करने का इंपॉर्टेंट मटेरियल थे। फेंगयुआन सडनली स्माइल करा, उसके माइंड में एक डेंजरस थॉट आया। वो कहता अगर मैं इस फिश के रिफाइनमेंट पाथ दामाक रिफाइन कर लूँ तो। उसने इंस्टेंटली यहाँ पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा कि क्या होगा, और दूर से ही उसने फिश के दामाक फोर्सफुली रिफाइन करने स्टार्ट कर दिए। और जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये जो लेजी सी फिश थी सडनली पैनिक में आ गई, वो लाइटनिंग की तरह भागने लग गई। पूरे सी में इधर से उधर भाग मतलब इधर से उधर भागने लग गई, एकदम भाई इधर से उधर कूदने लग गई। फेंगयुआन
प्राउडली कहता है, कहाँ भाग रही है ये। उसने दूसरा मेथड एक्टिवेट करा, फिश यहाँ पे इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। फिर फेंगयुआन ने उसके सारे रिफाइनमेंट पाथ के दामाग फोर्सफुली रिफाइन कर लिए। अब उसका कनेक्शन फिश के साथ बहुत स्ट्रॉन्गर हो गया था, लेकिन फिश कंप्लीटली डिप्रेस स्टेट में चली गई थी। उसमें फियर, एंगर, सैडनेस और नमनेस आ गई थी। सब एकदम से भर सा गया था। और शॉकिंग बात ये थी कि उसने खाना खाना बंद कर दिया था। नॉर्मली शंकिन फिश सी ऑयल खाती थी ताकि नए शेल्स ग्रो कर सके, लेकिन अब वो कुछ खा ही नहीं रही है। फेंगजुआन ने क्वालिटी रिड्यूस किया। रीज़न सिंपल था, फिश अपने रिफाइनमेंट पाथ दामाक यूज़ करके सी सॉइल डाइजेस्ट करती थी। अब दामाक ही नहीं बचे तो डाइजेशन इम्पॉसिबल है, यानी खा तो सकती ही नहीं। मतलब फेंगजुआन ने उसको बेसिकली क्रिपल कर दिया है। फिर फेंगयुआन फूड पाथ का मूव यूज़ करता है। फिश को हंगर फील हुई, वो सी सॉइल खाने लगी, लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाई। अगर फेंगयुआन मूव स्टॉप नहीं करता तो फिश लिटरली ओवर मतलब कुछ हो जाती और मर जाती। क्योंकि डाइजेस्ट तो होगा नहीं और फिर भी खाती रहेगी तो दिक्कत है ना। फेंगयुआन कामली यहाँ पे ऑब्जर्व करता रहा। फिर उसने न्यू एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा। उसने विजडम पाथ मूव से फिश को शांत करा और रिफाइनमेंट पाथ मूव यूज़ करके उसके अपने दामाक दोबारा से रिफाइन करने सिखाया। उस टाइम बाद फिश के दामाक रिटर्न हो गए, उसके आइज़ में लाइफ वापस आ गई, नेगेटिव इमोशंस यहाँ पे डिसअपेयर हो गए। अब वो नॉर्मली सी सॉइल डाइजेस्ट करने लग गई। फेंगयुआन अब यहाँ पे देखने लग गया, वो समझ गया, उसका गेस करेक्ट था। फिर उसने एक और बार फिश के दामाक को रिफाइन कर लिया और भाई पुअर फिश मेंटली ब्रेकडाउन मोड में चली गई कि यार अभी आ गई थी, सही हो गई थी, दोबारा ख़राब हो गई। इस बार फेंगयुआन ने उसको सी के डीपर एरिया में भेजा जहाँ रिफाइनमेंट पाथ के दामाक कम थे। इंस्टेंटली उसका कनेक्शन फिश से वीक हो गया। फिर उसने फिश को वापस हाई रिफाइनमेंट पाथ दामाक वाले एरिया में ले आया, कनेक्शन फिश से स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर फेंगयुआन ने एक ली के एरिया मतलब एक ली के एरिया के सारे दामाक यहाँ पे रिफाइनमेंट पाथ के दामाक डिस्ट्रॉय कर दिए और उसको वो एरिया ब्लैक होल जैसा फील हुआ। जब फिश उस ब्लैक होल एरिया में मतलब गई तो फेंगयुआन का जो कंप्लीटली उससे मतलब कनेक्शन टूट गया, क्योंकि उस एरिया में रिफाइनमेंट पाथ के दामाक थे ही नहीं। फेंगयुआन ना तो उस एरिया में देख सकता था कि क्या है, बस उसे ब्लैक ब्लैक दिखेगा जैसा ब्लैक होल दिख रहा था। और अगर कोई चीज़ उसकी वहाँ पे गई तो उसका कनेक्शन उससे टूट जाएगा। अब फेंगयुआन फाइनली समझ गया कि उसकी रिफाइनमेंट पाथ सेंसिंग एग्जैक्टली स्पाइडर वेब की तरह वर्क करती है। जहाँ जहाँ उसने दामाक रिफाइन किए थे वहीं वहीं उसका सेंसिंग नेटवर्क था। अगर कोई उस रेंज से बाहर गया तो कनेक्शन वीक या डिसअपेयर हो जाता है। फेंगयुआन काफ़ी सेटिस्फाइड हुआ। उसने सोचा कि यही लॉजिक जायंट सन के लकपा दामक पर भी अप्लाई होता होगा। अगर वो पर्सनली इंटरेक्ट नहीं करेगा तो ईस्टर्न सी के लकपा दामक से कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फेंगयुआन स्टिल यहाँ पे अलर्ट था। उसने सोचा कि पॉसिबिलिटी है कि जायंट सन के पास लॉन्ग डिस्टेंस मेथड्स हो। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद फेंगयुआन ने फिश के दामक वापस रिटर्न कर दिए और ये जो मतलब फिश थी फियर में एकदम वहाँ से भाग गई, ठीक हो गई थी। लेकिन फेंगयुआन फिर से डीप थॉट में चला गया। उसने रियलाइज़ किया कि रिफाइनमेंट पाथ दामाक हर जगह हैं, लेकिन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कहीं कम कहीं ज़्यादा। जिस एरिया में दामाक ज़्यादा होंगे वहाँ उसकी स्ट्रेंथ और सेंसिंग बहुत खतरनाक लेवल पर होगी। बूस्ट रहेगी, एडवांटेज या बफ जो भी कह लो सब मिलेगा। और वही फ्यूचर बैटल में ह्यूज एडवांटेज बनेगा उसी एरिया में। तभी फेंगयुआन का एक्सप्रेशन यहाँ पे चेंज हुआ। उसने एक इंटेंस रिफाइनमेंट पाथ फ्लक्चुएशन सेंस करी। लोकेशन थी पोएटिक इमोशन सी एरिया। फेंगयुआन ने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट करा और सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया। वो थी सॉन्ग हीशी। उसने अंडर वाटर वॉल्केनो के अंदर अपना पैलेस बना रखा था और इस टाइम शॉन्ग ईसी अपने अंडर वाटर पैलेस में कल्टीवेशन कर रही थी। उसने सारे क्लोथ्स रिमूव कर दिए थे। स्टीम उसके अराउंड कंटिन्यूसली राइज हो रही थी। उसकी ब्यूटीफुल फेस स्टीम के बीच में और ज़्यादा अजीब सी थोड़ी लग रही थी। फेंगयुआन ने एक ग्लेंस में सिचुएशन समझ ली। फेंगयुआन कहता तो ऐसा है, सॉन्ग क्लैन ईस्टर्न सी के टॉप वाटर पाथ क्लैन था। उसके पास एक फेमस इनहेरिटेंस थी, फ्लोइंग वाटर इनहेरिटेंस। किस इनहेरिटेंस में मल्टीपल स्पेशल किलर मूव थे, जैसे नॉन कोरोडिंग फ्लोइंग वाटर पॉइजन पाथ डिफेंस है ये, और इमोशनलेस फ्लोइंग वाटर ये विजडम पाथ का डिफेंस है, और फ्लावरिंग फ्लाविंग वाटर ये वुड पाथ का डिफेंस है। और सपोर्टिव मेथड भी थे, जैसे फ्लोइंग वाटर कैरेज मूवमेंट के लिए थिन फ्लो वाटरिंग वाटरिंग कह रहा हूँ थिन फ्लोइंग वाटर इमोटलेसन सेव करना, और फॉलोइंग वाटर वाइन पार्टी फूड पाथ इफेक्ट था। मूविंग क्लाउड फॉलोइंग वाटर किलर मूव को एक्टिवेशन में हेल्प कर देता था, फास्ट या आसानी तरीके से एक्टिवेट हो जाते थे, कोई बैकलेस या किसी चीज़ में दिक्कत नहीं लगती थी। अभी सॉन्ग इसी जो प्रैक्टिस कर रही थी वो था नॉन कोरोडिंग फ्लोइंग वाटर। ये पैसिव डिफेंस के लिए किलर मूव था। इसका असली कॉन्सेप्ट था कि वाटर पाथ किलर मूव को डायरेक्टली बॉडी पर कर्व कर लेना। जब पॉइजन पाथ का कोई अटैक तुम्हें हिट करेगा तो मूव ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। फेंगयुआन इंस्टेंटली समझ गया कि ये एक्चुअली गू रिफाइनमेंट की ही एक फॉर्म है। बस डिफरेंस इतना था कि टारगेट गू इमॉर्टल
का बॉडी था, यानी अपनी बॉडी के ऊपर ही तुम एक रिफाइनमेंट लगा रखे हो या फॉर्मेशन रिफाइनमेंट कुछ भी लगा रखे हो। जब भी तुम्हारे पर कुछ लगेगा तो एक्टिवेट होकर ऑटो डिफेंस मोड में चला जाएगा, पॉइजन पाथ के लिए सिर्फ। इसी वजह से फेंग युआन उसको सेंस कर पा रहा था। फिर फेंग युआन ने केयरफुली ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा। उसके अटेंडमेंट भाई यहाँ पे हाई थे, रिफाइनमेंट पाथ सुप्रीम ग्रैंड मास्टर और वाटर पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर। कुछ ही देर में उसने नॉन करोडिंग फ्लोइंग वाटर की सारी परफॉर्मेलिटी समझ ली कि क्या है ये। उसके माइंड में नए नए आइडियाज फ्लैश होने लग गए। फेंग युआन यहाँ पे इंटरेस्टेड हो गया, क्योंकि उसको एक नया एक्सपेरिमेंट करने का परफेक्ट चांस मिल गया था। अब आगे देखते हैं। सॉन्ग यीशी ने 6 आवर्स तक कल्टीवेशन की और फाइनली किलर मूव स्टॉप कर दिया। उसने स्लोली यहाँ पे सांस छोड़ी और आइस को ओपन करा। उसके आर्म से एक वैग्यू स्टीम फ्लो होती हुई चेस्ट तक गई और वहीं रुक गई। सॉन्ग यीशी के अंदर से खुशी सी, मतलब थोड़ा बहुत वो खुश हो गई, खुशी सी अंदर से आई। सॉन्ग यीशी कहती है इस स्पीड से हाफ मंथ में नॉन क्रोडिंग फ्लोइंग वाटर कंप्लीट हो जाएगा। फिर थोड़ी सी कंफ्यूज हुई। सॉन्ग यीशी कहती है आज कल्टीवेशन ज़्यादा इफेक्टिव क्यों हो लगा, मतलब ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। उसने इमोर्टल एसेंस को चेक करा, ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला था और इमोर्टल एसेंस स्टोन भी बहुत कम बचे थे। सॉन्ग यीशी ने एक अजीब सा लुक बनाया। हेवेली कोर्ट ने इमोर्टल एसेंस स्टोन की सप्लाई ऑलमोस्ट बंद कर दी थी और पूरे गू वर्ल्ड में शॉर्टेज चल रही थी इमोर्टल एसेंस की। सॉन्ग यीशी को सीक्रेटली ग्रैंडफादर हेल्प कर रहा था, फिर भी उसको प्रेशर फील हो रहा था। उसने सोचा अगर इनफ इमोर्टल एसेंस स्टोन होते तो मैं अभी कल्टीवेशन कंटिन्यू करती। फिर उसने अपनी क्लैन इनहेरिटेंस के बारे में सोचा। सॉन्ग क्लैन की फॉलोइंग वाटर इनहेरिटेंस ईस्टर्न सी में लेजेंडरी थी और इसकी सबसे डेंजरस बात ये थी कि मल्टीपल पैसिव डिफेंस किलर मूव स्टैक हो सकते थे। नॉर्मली गू इमॉर्टल एक ही पैसिव डिफेंस कल्टीवेट कर मतलब कल्टीवेट या कुछ कर पाते हैं, बट सॉन्ग क्लैन इनहेरिटेंस की अलग ही लेवल की बात थी। ये जो इनहेरिटेंस थी कुछ ऊपर ही है। बस नेक्स्ट मोमेंट ही उसका मूड थोड़ा सा हैवी हो गया, क्योंकि वर्ल्ड सिचुएशन रैपिडली चेंज हो रही थी। 3 वेनरेबल का एरा आ चुका था, 2 हेवंस फ्यूज हो रहे थे, 5 रीजन वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती थी। ईस्टर्न सी के राइटियस फोर्सेस भी फेंग युआन के अंडर आ गई थी। ये सब पहले से, मतलब पहले ना ऐसा लगता कि इम्पॉसिबल, पहले इम्पॉसिबल लगता। इसी प्रेशर की वजह से सॉन्ग यीशी डेस्परेटली स्ट्रॉन्गर बनना चाहते थे, पावर आ जाए उसमें। फिर उसको ग्रैंडफादर सॉन्ग क्यूआई युआन का लेटर याद आया। लेटर में सॉन्ग क्यूआई युआन ने इनडायरेक्टली एक डेंजरस से बात मेंशन करी थी। हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी में ब्यूटीफुल मरमेड फीमेल इमॉर्टल भेज रहा था और फेंग युआन के पास कोई, मतलब कभी कोई लव इंटरेस्ट नहीं था, मतलब रहा ही नहीं उसका लव इंटरेस्ट। सॉन्ग क्यूआई युआन ने जायंट सन इमॉर्टल वेनेबल का एग्जांपल दिया कि कैसे वेनेबल बनने के बाद उसने वर्ल्ड की ब्यूटीज को कलर करके एक हारेम बना दिया था। हाँ, नॉर्थर्न प्लेन्स जानते ही होंगे, कभी कभी लगता है कि सब उसके डिसेंडेंट हैं। बाकी वेनेबल के रिलेशनशिप भी मेंशन किए थे, इवन स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल की भी, मतलब स्टार कंस्टेलेशन का भी एक हुआ करता था, याद होगा तुम्हें। फिर इनडायरेक्टली सॉन्ग क्यूआई ने हिंट दिया और कहा अगर ग्रेट लव इमॉर्टल वेनेबल कोई, मतलब कोई वाइफ या कोक्यूबाइन चूज करे तो, मतलब उसका कुछ तो चूज करे तो। इनिशियली यहाँ पे सॉन्ग यीशी फ्यूरियस हो गई, बट कुछ दिन बाद वो शांत हुई और लॉजिकली सोचने लग गई। सॉन्ग यीशी कहती है ग्रैंडफादर मुझे फोर्स नहीं करेंगे कि कभी, मतलब मैं फेंगजुआन के पास जाऊं, लेकिन अगर फेंगजुआन पर्सनली ऑर्डर दे दे तो कि जाके लेके आओ, तो सॉन्ग क्लैन क्या मुझे प्रोटेक्ट करेगा। ये रियलाइजेशन उसको हेल्पलेस फील कराने लग गई कि ना भाई वो तो नहीं कर पाएंगे, मतलब करना भी चाहे तो कहाँ से कर लेंगे। सॉन्ग यीशी ने कहा कि क्लैन ने मुझे राइज किया है, सपोर्ट किया है, ग्रैंडफादर ने सीक्रेटली वाटर क्लोथिंग इमॉर्टल गू भी दिया है। अगर मेरी वजह से सॉन्ग क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया तो मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ। उसके अंदर भाई गिल्ट भर गया। फिर एक और डेंजरस थॉट उसके मन में आया। उसने कहा कि अगर वैसे भी मुझे ऑफर होना ही पड़े, अगर जाना ही पड़े फेंगयुआन के पास, तो इनिशिएटिव मैं खुद ही क्यों ना लूँ, यानी मतलब मैं ही चली जाती हूँ ना, पहले ऑफर आने से पहले मैं खुद चलती हूँ। अगर सक्सेसफुल हो गई तो मेरी सेक्रीफाइस से सॉन्ग क्लैन काउंटलेस ईयर तक भाई बहुत ऊपर रहेगा, सॉन्ग क्लैन ही टॉप पर रहेगा। फिर उसने फोर्सफुली अपना ये जो थॉट था स्टॉप कर दिया। दूसरी साइड फेंगयुआन को इन थॉट्स के बारे में कुछ पता नहीं था। वो अपने रिसेंट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे क्या पता भाई, ये जो है, मतलब होता नहीं कि एक लड़की होती है जो अपने आप में ही, मतलब कहने लग जाती है, फिर अपने उसको लगता है कि, मतलब होता है ना कि तुम नहीं जाना चाह रहे लेकिन अपने आप में ही कह रहे हो कि मेरे को जाना चाहिए, फिर कहते हो कि नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, फिर अपने आप में मतलब ओवरथिंक कर करके कि मैं ही चल देता हूँ पहले, वैसे टाइप का इसने सोचने लग गई थी। मतलब क्या बात चल रही थी, कहाँ पे पहुँचा दी भाई सॉन्ग ई ने। अब देखते हैं। और फेंगयुआन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उसके ऊपर पता नहीं क्या आएगा, वैसे भी वो दूर रहता है इन सब चीज़ों से। लेकिन ली शाओबाई नहीं। ली शाओबाई कुछ अलग है।
वो अपने रिसेंट एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व करा था फेंगिवान। जब सॉन्ग ही शी कल्टीवेशन कर रही थी, तब फेंगिवान ने सीक्रेटली रिफाइनमेंट पाथ दामाक के थ्रू उसकी हेल्प की थी। बस हल्का सा पुश दिया था, लेकिन उसकी कल्टीवेशन एफिशिएंसी डायरेक्टली 10% से ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। फेंगिवान इंस्टेंटली समझ गया कि अगर मैं फुल पावर यूज़ करूँ तो उसकी कल्टीवेशन स्पीड डजन्स ऑफ टाइम बढ़ सकती है। फिर इसको और ज़्यादा डेंजरस रियलाइजेशन हुआ कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अगर वो कोई गुई मॉडल उसके रिफाइनमेंट पाथ दामाक डोमेन के अंदर को रिफाइन करे, मतलब अगर मान लो अगर कोई कोई मॉडल है, उसके रिफाइनमेंट पाथ का एक डोमेन है। डोमेन मीन ऐसा मान लो जहाँ-जहाँ उसने दामाक रिफाइन करे, जहाँ-जहाँ वो सेंस कर सकता है, देख सकता है। उस एरिया के अंदर कोई पर्सन गो रिफाइन करे तो फेंगिमा डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकता है। चाहे हेल्प भी कर सकता है और चाहे रिफाइनमेंट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और बिना किसी मतलब बिना उसकी परमिशन के इमॉर्टल को रिफाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है। अगर वो चाहे तो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। ये वेरिएबल लेवल की अथॉरिटी थी जहाँ-जहाँ उसने रिफाइन कर सकता था। एकदम डोमेन बन चुका था उसका। फेंगिवान खुश भी हुआ और सीरियस भी हुआ, क्योंकि अगर रिफाइनमेंट पाथ में ये पावर थी, तो जायंट सन और स्टार कंस्टेलेशन भी अपने-अपने पाथ में सेम लेवल का इन्फ्लुएंस रख रहे होंगे। यानी वो भी अपने-अपने पाथ में चीज़ों को हैंडल कर पाएँगे। जैसे जायंट सन किसी की लक की ऐसी की तैसी कर दे, उसके अगर डोमेन में कोई पहुँच जाए, या स्टार कंस्टेलेशन विज़डम पाथ में कुछ उँगली कर दे या स्टार पाथ से कुछ उँगली कर दे, है ना? तो ये समझ गया था फेंगिवान कि भाई अगर उसके पास ऐसा कुछ है तो सामने वाले के पास भी होगा। बस वही है कि लोग ना उसके डोमेन के हिस्से में रहें, उसके डोमेन के रेंज में रहें, चाहे फेंगिवान की हो, चाहे स्टार कंस्टेलेशन की हो, चाहे जायंट सन की हो। अगर वो उनके डोमेन में आ जाते हैं तो उन लोगों की अथॉरिटी बढ़ जाती है जिसका वो डोमेन है। आगे देखते हैं, फेंगिवा ने आगे ज़्यादा सोचा और सोचने के बाद कहा कि अगर मैं पूरे 5 रीजन और 2 हेवन के रिफाइनमेंट पाथ दामक रिफाइन कर लूँ, तो थियोरेटिकली सिर्फ़ मेरी ही फैक्शन इमॉर्टल को रिफाइन कर पाएगी, यानी सिर्फ़ हम ही लोग रिफाइन कर पाएँगे। बट नेक्स्ट मोमेंट ही उसने हेड शेक कर दिया कि ना, क्योंकि इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर गो रिफाइनमेंट आइसोलेटेड होता है, वहाँ उसका इन्फ्लुएंस नहीं पहुँच सकता था। सही बात है, क्योंकि कोई इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर रिफाइन करे तो वहाँ कुछ उँगली नहीं कर सकता फेंगिवान। फिर फेंगिवा ने अटेंशन एक हिडन कोरल ग्रुप के ऊपर फोकस करा कि एक और ग्रुप था यहाँ पर। ये रिफाइनमेंट पाथ रिसोर्स पॉइंट था, बहुत वैल्यूएबल था, लेकिन किसी ने डिस्कवर ही नहीं करा इसको अभी तक। फेंगिवा ने टाइम पाथ मेथड यूज करके इसका पास्ट ऑब्जर्व किया कि मतलब ये है क्या। उसने देखा कि 1000 ईयर्स पहले यहाँ कुछ नहीं था, फिर एक शंकन फिश यहाँ मर गया था। शंकन फिश की डेथ के बाद उसके रिफाइनमेंट पाथ और रूल पाथ के दामाक सराउंडिंग में स्प्रेड हो गए और 100 ईयर के बाद उसकी बॉडी कंप्लीटली डिकम्पोज हो गई। लेकिन इन्वायरमेंट स्लोली स्टेबल होने लगा। पहले छोटे फिशेस और श्रिम्स आए, फिर बड़े बड़े बीस्ट भी यहाँ पे सेटल होने लग गए। सी करंट्स, कोरल्स और सीड्स भी यहाँ पे आते रहे जाते रहे, मतलब ऐसा होता रहा। और 1000 ईयर की नेचुरल एवोल्यूशन के बाद ये रिफाइनमेंट पाथ का कोरल रिसोर्स पॉइंट फाइनली फॉर्म हो गया, अपने आप बन गया। फेंगिवान का फोकस स्पेशली रिफाइनमेंट पाथ के दामाक पर था यहाँ के, क्योंकि ये दामाक कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे थे। फाइनली बैलेंस बनने के बाद इतना बड़ा रिसोर्स पॉइंट क्रिएट हुआ। फेंगिवान एकदम समझ गया और कहा, अगर मैं इस प्रोसेस को रेप्लिकेट कर लूँ तो सविनर इमोर्टल प्राइमेसी में भी कभी भी रिफाइनमेंट पाथ रिसोर्स पॉइंट क्रिएट कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स एक शॉर्टकट भी था कि फॉर्मेशंस उसे मतलब यूज़ कर लिया, अगर फॉर्मेशंस का यूज़ करके डायरेक्टली आर्टिफिशियल रिसोर्स पॉइंट क्रिएट करना, लेकिन उसमें भाई इमॉर्टल गो या इमॉर्टल एसेंस दोनों चाहिए होते हैं, और कॉस्ट भी बहुत हाई होती है, मतलब आर्टिफिशियल बनाने की। नेचुरल डेवलपमेंट स्लो होता है लेकिन ऑलमोस्ट फ्री तो होता है। फेंगिवान पहले भी सविनर इमॉर्टल प्राइमेसी डेवलप करने में दोनों मेथड यूज़ कर सकता था और यूज़ कर भी चुका था एक बार तो। अर्थवेन नोड जब बनाए थे, वाटरवेन नोड बना रहा है उसमें भी सब फॉर्मेशन से बनाए गए थे। ये फास्ट मेथड था बट एक्सपेंसिव था। नेचुरल दामाक एवोल्यूशन चीप था बट बहुत टाइम लेता था। फिर फेंगिवा ने डीप सोचा और कहा, एक्चुअली फॉर्मेशंस भी किलर मूव ही तो हैं। नेचुरली डेवलप्ड दामाक डिस्ट्रीब्यूशन भी एक पैसिव किलर मूव जैसा ही है, बस डिफरेंस ये था कि कोई डिफेंस नहीं है बेसिकली। एनवायरनमेंट डेवलपमेंट टाइप किलर मूव था। फिर उसके माइंड में सडनली एक एग्जांपल्स आ गए, जैसे डिवाइन कंसीलमेंट, घोस्टली कंसीलमेंट और स्पेशलिस्ट टनल। ये सब भी बेसिकली दामाक के स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज किए गए थे। डिवाइन कंसीलमेंट, घोस्टली कंसीलमेंट और ये सब के जो दामाक हैं, सोल पर दामाक की इनविंसिबल क्लोथिंग बनती है और इमॉर्टल एसेंस कंज्यूम भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक पैसिव डिफेंस बन जाता है जो ऑटोमेटिक एक्टिव रहता है। एग्जैक्टली रिसोर्स पॉइंट जैसा कॉन्सेप्ट था कि वो जो रिसोर्स पॉइंट था अपने आप ही दामाक को बना रहा है और घटा रहा है, एक नेचुरल चीज़ है, अपने आप बनी है ये। स्पेसलेस टनल भी सेम ही चीज़ पर बेस्ड था। थिविंग हेवन डीमन वनरेबल ने बनाया था, 300,000 ईयर बाद भी एक्टिव था।
बस टू हेवंस फ्यूजन की वजह से अब मोस्टली डिस्ट्रॉय हो गया था। फेंगयुआन क्या है स्लोली यहाँ पे भाई शाइन करने लग गई। वो कह रहा है 1 मिनट भाई, इनमें और कोरल रिसोर्स पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर उसने फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन इमॉर्टल गू के बारे में सोचा कि भाई वो एक कंज्यूमेबल गू है, यानी एक बार यूज़ होने वाला गू। यूज़ करने के बाद यूज़र की लक हेवन लेवल तक बढ़ जाती है और इमॉर्टल एसेंस भी कंज्यूम नहीं होता था। ये भी सेम प्रिंसिपल है। फिर उसने लांग या लैंड स्पीड का इनकम्प्लीट रिफाइनमेंट सी याद किया, रिफाइनमेंट पाथ स्केड्यूल डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ। और तब फेंगयुआन को एक और ह्यूज रियलाइजेशन हुआ, स्केड्यूल डोमेन्स ऑफ हेवन एंड अर्थ एक्चुअली सिर्फ मैसिव दामाक एक तरीके से एरिगेशंस ही तो हैं। डांगहुन माउंटेन गट्स को प्रोड्यूस करता है, कुआनकुन क्रिस्टल वॉल वर्ल्ड रिफ्लेक्ट करता है, और सब दामाक का स्पेशल अरेंजमेंट था। फेंगयुआन की थिंकिंग और डीपर होती गई। उसने कहा 1 मिनट, स्केड्यूल डोमेन्स, रिसोर्स पॉइंट, गू वॉर्म्स, किलर मूव, इन सब का ओरिजिन सेम ही तो है। बस सब बेसिकली दामाक का एक अरेंजमेंट है और स्पेशल इफेक्ट ही तो है। यानी बस हर किसी का एक अलग पैटर्न है, नींव तो एक ही है, फाउंडेशन तो एक ही है, बस वो फाउंडेशन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो रही है। कोई स्केड्यूल डोमेन में जा रही है, कोई रिसोर्स पॉइंट में जा रही है, कोई गोवम में जा रही है, कोई किलर मूव में जा रही है, लेकिन ओरिजिन तो सेम है। नींव वो फाउंडेशन तो सबकी सेम है ना। आगे फेंगयुआन ने स्लोली बोला, थ्योरी से मिलने वाला नॉलेज हमेशा स्वालो लगता है, असली अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस से आती है। उसने अब समझ लिया था कि सब चीज़ों का ओरिजिन सेम है, लेकिन समझना अलग बात थी और एक्चुअली यूज़ करना अलग बात है। फेंगयुआन रिफाइनमेंट पाथ के थ्रू डिवाइन कंसीलमेंट और घोषली कंसीलमेंट का कोर्स समझ चुका था, लेकिन ठफ्त पाथ अटेनमेंट लो होने की वजह से वो घोषली कंसीलमेंट मॉडिफाई नहीं कर सकता था। हाँ, वो रिफाइनमेंट पाथ से सिमिलर किलर मूव क्रिएट कर सकता है, बट उसमें बहुत टाइम और रिसोर्स लगते, और अभी 3 वेरिएबल का एरा चल रहा है। इतना टाइम वेस्ट करना डेंजरस था, इसलिए फेंगयुआन ने फोकस शिफ्ट करा। उसको रिफाइनमेंट पाथ रिसोर्स पॉइंट से बहुत इंस्पिरेशन मिल रही थी। उसको सिंप्लीफाई करके वो पैसिव किलर मूव क्रिएट कर सकता था, और पैसिव किलर मूव वर्ल्ड में बहुत रेयर थे। मोस्टली पैसिव डिफेंस ही एग्जिस्ट करते थे। इसी वजह से सोंग यीशी अपने क्लैन इनहेरिटेंस पर प्राउड थी, क्योंकि भाई एक पैसिव चीज़ थी। पैसिव चीज़ मतलब इतना समझो कि भाई इसके अंदर तेल वेल नहीं चल डालना होता। तुम्हारी गाड़ी अपने आप चलती है बिना तेल के। ऑटोमेटिक डिफेंस होता है ये। कोई कुछ कुछ भी मतलब एक बिना एनर्जी के, मतलब बिना एनर्जी पर भी ये चल रहा है। कोई एनर्जी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी तुम्हारे काम का है। तो सोचो कितनी बढ़िया चीज़ होगी। एक ऐसी गाड़ी हो जो जिसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत ना हो, फिर भी तुम्हारे पास वो गाड़ी चल रही हो। सोचो अगर तुम्हारे पास ये होगा तो तुम वर्ल्ड में कितने मतलब डिफरेंट हो जाओगे, तुम अलग ही हो जाओगे ना। तो वैसे टाइप का ये कहना चाह रहा था कि भाई इसलिए तो सॉन्ग इसी इतनी प्राउड थी अपने ऊपर लेके, क्योंकि उसके पास भी एक डिफेंसिव मूव था। हालाँकि एक किलर मूव था, कोई अलग चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो भी था, बिना किसी चीज़ के ये एक्टिव रहेगा, पैसिव रहेगा, तो इसके ऊपर ये प्राउड थी ये बंदी। इवन ड्यूक लॉन्ग के पास भी एक पैसिव मूव था, 9 ड्रैगन्स प्रोटेक्शन, और थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल में मतलब थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल ने भी लाइफ टाइम में सिर्फ कुछ ही पैसिव किलर मूव बनाए थे। फेंगयुआन और डीपर सोचने लग गया। हर किलर मूव ओरिजिनली नेचर को कॉपी करके बना होता है। गू कल्टीवेटर बीस्ट और नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व करके किलर मूव क्रिएट कर रहे थे, और गू कल्टीवेशन वर्ल्ड ऑलमोस्ट लिमिट तक पहुंच चुका था। ड्यूक लॉन्ग ने ड्रैगन मैन रेस क्रिएट करी थी। लांग या लैंडस्पेट ने आर्टिफिशियल स्केड्यूल डोमेन क्रिएट किया था। स्पेक्टर सोल ने सोल बीस्ट बनाए थे। उन्होंने किलर मूव को डायरेक्टली दामाक में कन्वर्ट करके लिविंग बींग्स पर कर्व कर दिया था। यह सब प्रूफ था कि गू कल्टीवेटर ऑलरेडी हेवन और अर्थ की प्रोफाउंडिटी को टच कर चुके हैं। बट लिमिटलेस डिमन वेनेबल और भी क्रेजी था। उसने क्रेज डिमन केव में वर्ल्ड बाउंड्री ही तोड़ डाली, ब्रांड न्यू हेवन पाथ दामाक क्रिएट करे। वो लिटरली एंटायर गू कल्टीवेशन वर्ल्ड के लेवल से ऊपर चला गया था। फेंगयुआन को रिफाइनमेंट पाथ दामाक रिफाइन करते हुए मैसिव एलाइटमेंट मिला। उसने कंक्लूड किया कि भाई 5 रीजन और 2 हेवन में रिफाइनमेंट पाथ दामाक हर जगह हैं, बट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यानी कहीं पे कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं डेंस, कहीं कम। ये दाव मार्क्स एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं और नेचुरली बहुत स्लोली ग्रो करते हैं। ये पूरा वर्ल्ड का रिफाइनमेंट पाथ फाउंडेशन थे, और इसी फाउंडेशन पर रिफाइनमेंट पाथ बेस्ड प्लांट्स मटेरियल ग्रो होते थे। जहाँ दामाक डेंस होते हैं वहाँ रिसोर्स ज़्यादा और हाई क्वालिटी होते हैं, और जहाँ दामाक मतलब कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं, थिन होते हैं, वहाँ रिसोर्स वीक होते हैं। दामाक और रिसोर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे वो कोरल रिसोर्स पॉइंट था, एक डेड शंकन फिश के दामाक से थाउजेंड्स ईयर से क्रिएट हुआ एक नेचुरल चीज़। फेंगयुआन ने जो दामाक रिफाइन किए थे वो बेसिकली वर्ल्ड फाउंडेशन का पार्ट थे, और ये दामाक एक एक जाइंट स्पाइडर वेब की तरह काम करते थे। जब तक फेंगयुआन उस वेब के रेंज में होता है, वो हर रिफाइनमेंट एक्टिविटी सेंस कर सकता है। यही उसका रिफाइनमेंट पाथ का सेंसेशन था। वो गू कल्टीवेटर की रिफाइनमेंट एक्टिविटी भी सेंस कर सकता था। डेंस दामाक एरियाज में सेंसेशन स्ट्रॉन्गर होती, और थिन वाले एरिया में वीक होती। और अगर
कोई गु इमॉर्टल अपने इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर गु रिफाइन करे तो फेंगयुआन कुछ भी फील नहीं कर सकता था। रिफाइंड दावमार्क यूज करके फेंगयुआन इन्वायरमेंट लिविंग बींग्स दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता था। जैसे सोंग इशी की कल्टीवेशन हेल्प कर देना फेंगयुआन ने कर दिया था। रिसोर्स पॉइंट में स्ट्रेंथन चीज़ों को कर देना, ये परमानेंट पैसिव किलर मूव क्रिएट करना और डायरेक्ट कॉम्बैक्ट एम्पलीफिकेशन तो बस बेसिक यूज था। फिर फेंगयुआन के माइंड में एक टेरिफाइंग रियलाइजेशन हुआ। वो कहता है कि ये एंटायर 5 रीजन और 2 हेवन यानी ये जो पूरा गू वर्ल्ड है एक्चुअली एक जायंट इमॉर्टल मटेरियल ही तो है। दावमार्क से बना हुआ एक मटेरियल ही तो है। ये वर्ल्ड एक मतलब अपने आप में एक मटेरियल ही तो है। और वेनेबल क्या कर रहे थे? बस इस जायंट इमॉर्टल मटेरियल का एक पोर्शन रिफाइन कर रहे थे। जायंट सन, स्टार कंस्टेलेशन सब सेम काम कर रहे थे। फेंगयुआन स्लोली कहता है यही यही द लॉर्ड होने का मतलब है। हेवन एंड अर्थ का एक पोर्शन ओन करना यानी एक हिस्सा अपने आप रखना, मतलब अपने पास रखना। फिर इसकी आइज में डेंजरस शाइन आने लग गई। वो कहता है लेकिन बाकी वेरिएबल सिर्फ दाओ लॉर्ड के लॉर्ड ही बन सकते थे। मैं अलग हूँ यानी फेंगयुआन। उसका सविनर इमॉर्टल बॉडी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग दावमार्क रखता है यानी आपस में कोई दावमार्क कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। वो थियोरेटिकली हर पाथ कल्टीवेट कर सकता था। बाकी वेरिएबल मैक्स एक ही पाथ और एक से दूसरा बस कर सकते हैं लेकिन वो उसमें वेरिएबल नहीं बन सकते। लेकिन फेंगयुआन सब पाथ का वेरिएबल बन सकता है। यही स्पेक्टर सोल का असली गोल था जब उसने सविनर इमॉर्टल फेटिश को क्रिएट करा था। फेंगयुआन की पोटेंशियल लिमिटलेस थी। इसी वजह से बाकी वेरिएबल उससे फियर करते थे, डरते थे। सिर्फ एक रीजन था कि जायंट सन और स्टार कंस्टेलेशन ने उसको अब तक किल नहीं किया था। क्रेज डीमन के में फेंगयुआन ने टेरिफाइंग बैटल स्ट्रेंथ दिखाई थी। उसको किल करने की प्रैक्टिस बहुत हाई थी और कोई भी वेरिएबल इतना रिस्क नहीं लेना चाहता कि फिर फेंगयुआन ने रिफाइनमेंट स्टॉप कर दिया। इवन दो रैंक एंड हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस उसको फिर से नियर बाय 100 इमॉर्टल एसेंस बीट दे चुका था और रिफाइनमेंट पाथ की वजह से उसकी दावमार्क रिफाइनमेंट स्पीड दूसरे वेरिएबल से कई गुना ज़्यादा थी। ये नेचुरली रिफाइनमेंट पाथ का बिगेस्ट एडवांटेज था लेकिन फेंगयुआन शांत रहा। वो कहता है कि अभी एडवांटेज ओपनली शो नहीं कर सकता। अगर मैंने ज़्यादा फास्ट रिफाइनमेंट दिखाया तो दोनों वेरिएबल तुरंत ही मूव करेंगे और मेरे पे आके भाई चिपट जाएँगे। और जैसा इसमें बताया गया यार कि मतलब फेंगयुआन सही बात है, फेंगयुआन एक पाथ को ओन करता है रिफाइनमेंट पाथ को, तो रिफाइनमेंट पाथ का लॉर्ड बन चुका है दाऊ लॉर्ड और उसने एक हिस्सा अगर मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिफाइनमेंट पाथ के हैं सब हिस्से को ओन कर लिया। अब बाकी पाथ के हिस्से भी हैं, बाकी पोर्शंस भी हैं, वो सारे हिस्से को ओन कर लेगा तो वो पूरे वर्ल्ड का मास्टर बन जाएगा यानी अर्थ का वो मास्टर होगा। और अर्थ कह रहा हूँ, गो वर्ल्ड ही का मास्टर होगा यार, गो वर्ल्ड का मास्टर होगा। तो वो अगर गो वर्ल्ड का मास्टर बन गया, वर्ल्ड बिल्डिंग इसमें कितनी आगे जा सकती है खुद ही सोचो। वो बस उसे किस चीज़ को फिर सँभालना होगा, उस केओस डिज़ास्टर वाली लेयर को सँभालना होगा। अगर वो उसको भी सँभाल ले जैसे-तैसे, वर्ल्ड बाउंड्री को सँभाल ले, तो शायद वो मैका वर्ल्ड या दूसरे वर्ल्ड या किसी भी वर्ल्ड में इंटरफेयर कर सकता है। पता नहीं, अब भाई गूस एंड रैनी आके बताएँगे। नॉवल तो अनबैन्ड हो चुकी है पहले ही, जैसे मैंने बताया था कुछ ही दिन में, अब वहाँ पे तुम्हें दिखने वाला है कि ऑन गोइंग तो वो दिख ही जाएगा। या शायद दिख भी गया होगा पर क्या पता, बस बता दिया मैंने। आगे देखते हैं। अगर जायंट सन और स्टार के स्टेशन को पता चल जाता कि फेंगयुआन की दावमार्क रिफाइनमेंट स्पीड उनसे कई गुना ज़्यादा है, तो वो दोनों चुपचाप थोड़ी ना बैठेंगे। दोनों मिलकर उसको स्टॉप करने आ जाते हैं। फेंगयुआन का अटैक फियर मतलब फेंगयुआन को अटैक का कोई फियर नहीं था। अब उसके पास रैंक 9 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस था। लॉन्ग बैटल में उसका इमॉर्टल एसेंस एडवांटेज कंटिन्यूअसली ग्रो करता, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और थी। अगर वो ओपनली अपनी रियल स्पीड दिखाता तो तो उसका ना बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड एक्सपोज हो जाता। ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट, और वो भी एक तरीके से लॉस वर्थ इट नहीं था कि मतलब नहीं करना है यार। बेसिकली फेंगयुआन हिडन रखता है, ट्रम्प कार्ड रखता है अपने पास। फेंगयुआन क्लियरली समझता था कि ब्लाइंडली एडवांटेज यूज़ करना लाइफ का बिगेस्ट ट्रैप होता है। इसलिए उसने इमीडिएटली फ्यूचर प्लान बनाया कि दावमार्क रिफाइनमेंट स्लो स्पीड से करूंगा, बस इतना कि जायंट सन और स्टार कंस्टेलेशन को सस्पिशियस ना लगे। कभी कभी इंटेंशनली स्टॉप भी करेगा, जैसे इमॉर्टल खत्म हो गया वो दिखाए कि भाई खत्म हो गया तभी स्टॉप हो गया। लेकिन ओवरली वीक भी एक्ट नहीं कर सकता, वरना दोनों वेनेबल डायरेक्टली टीम अप करके एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे कि अबे ये तो वीक ही है, जाओ टपकाओ इसे। फेंगजुआन को बैलेंस परफेक्टली मेंटेन करना था। ये एक्सपीरियंस उसने अपनी प्रीवियस 500 लाइफ की ईयर में मतलब सीखा था। फेलियर्स, पेन, लॉसेस सब उसकी फाउंडेशन बन चुके थे। फेंगजुआन कामली सोचता और कहता है लो प्रोफाइल में रहकर मैक्सिमम प्रॉफिट लेना ही बेस्ट होता है। जब सच रिवील होगा तब दोनों वेनेबल पैनिक करेंगे। फिर उसने कुकिंग लक पॉट एक्टिवेट करा। उसकी लक स्टिल फर्नेस जैसी दिख रही थी, टूटी हुई, लेकिन अब कुछ क्रैक्स रिपेयर हो चुके थे क्योंकि सविनर इमोर्टल प्राइमरी से स्टेबल हो रहा था। अर्थ वेन और वाटर वेन फॉर्म हो चुके थे। सबसे बड़ा चेंज फर्नेस पर बना हुआ लोटस पैटर्न था। ये क्लियरली रैंक 9 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपेरियल लोटस को रिप्रेजेंट करता था। लोटस लोटस का जो पैटर्न था फर्नेस
फर्नेस के अराउंड एकदम भाई मतलब लगा हुआ था। उसकी रूट्स नीचे तक फायरवुड तक पहुँच रही थी और इमॉर्टल एसेंस वाली फ्लेम पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर चल रही थी। फर्नेस के अंदर भी सीन्स कंप्लीटली चेंज हो गए थे। जैसे हेवन फॉर्म और ग्रीन लोटस क्लाउड गायब थे और अंदर ब्लू एंड व्हाइट फ्लोटिंग ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस का कुछ पीस था, स्लोली मेल्ट हो रहा था और ऊपर रेडिश ब्राउन यहाँ पे कुछ सैंड डस्ट टाइप का फ्लोट कर रहा था। वो स्लोली फर्नेस में गिरकर क्रैक्स को रिपेयर कर रहा था। फेंगयुआन इंस्टेंटली समझ गया कि ये नेचुरल दाओमाक रिफाइनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये जो सैंड है जो रिपेयर कर रहा है। एक तरीके से एक मटका है, उसके ऊपर वो जो चिकनी मिट्टी या क्ले जो भी होती है, ताल की मिट्टी होती है, उन सबको लगाकर रिपेयर करा जाता है ना, वैसे टाइप का। अगर वो ओवरडू करे तो ये सैंड फर्नेस को कंप्लीटली ब्लॉक कर देगी और अगर दोनों वेरिएबल उसको सप्रेस कर देंगे तो इसलिए ये मतलब दिक्कत हो जाएगी यार। अगर उसने ऐसा कुछ करा, ब्लॉक करा, कुछ भी हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। बेसिकली उससे यहाँ पे भाई वही बोला ना, लो प्रोफाइल लेना है। वो कुछ भी नहीं कर सकता, फास्ट प्रोग्रेस नहीं कर सकता। फेंगयुआन का अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होता गया। उसने कहा दाओमाक रिफाइनमेंट स्लो रखो, लेकिन ट्रुथफुल फ्लोटिंग आइस सीक्रेटली अनसील करो। इमॉर्टल एसेंस अब वीकनेस नहीं है, एडवांटेज है। सबसे मतलब सब रिसोर्स पॉइंट को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा। फिर उसने अपनी कल्टीवेशन पाथ के बारे में सोचा। हर वेरिएबल यूजुअली एक पाथ मतलब एक मेन पाथ और दूसरा एक साइड पाथ कल्टीवेट करता है। फेंगयुआन ने भी प्लान बना लिया कि भाई जो मेरा मेन पाथ है वो तो रिफाइनमेंट पाथ है, लेकिन मेरी स्पेशलिटी क्या क्या होगी हेवन पाथ के अंदर, यानी दूसरा पाथ कौन सा होगा, हेवन पाथ है। रिफाइनमेंट पाथ का कॉम्बैक्ट पावर वीक था, ये सबको पता था, इसलिए उसको सेकंड पाथ चाहिए था और ऐसा पाथ जिसके कल्टीवेटर ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही ना करे, यानी हो ही ना, ताकि एनिमीज प्रिपेयर्ड ही ना हो सके। और वो हेवन पाथ भाई एकदम परफेक्ट चॉइस थी, एक्सट्रीमली लेयर और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा पावरफुल। फेंगयुआन कामली कंक्लूड करता है और कहता है रिफाइनमेंट पाथ में एज अ मेन पाथ और हेवन पाथ एज अ सपोर्ट पाथ, यही मेरा फ्यूचर रोड है। और सच में जायंट सन और स्टार कैंसिलेशन ने जो टाइटल दिया था हेवन रिफाइनिंग डिमन वेनेबल, वो परफेक्टली यहाँ पे सूट करता था, लेकिन भाई को कहा जाता था ग्रेट लव इमॉर्टल वेनेबल। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे पता है वीडियो छोटी थी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कल लंबी वीडियो लाने की।